हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गेट ट्रिक्स विद पुनीत। सो फ्रेंड, अभी तक के सफर में हमने कास्टिंग के 2 लेक्चर्स खत्म कर चुके हैं, जिसमें पैटर्न, टाइप्स ऑफ पैटर्न, पैटर्न मटेरियल, अलाउंसेस, डबल श्रिंकेज अलाउंसेस एंड कोड डिजाइन कवर कर चुके हैं। ओके, आज का हमारा टॉपिक है मोल्डिंग सैंड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड। सो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। सो स्ट्रेट अवे स्टार्टिंग, व्हाट इज मोल्डिंग सैंड? सो फ्रेंड, जो सैंड मोल्ड बनाने के लिए यूज होती है उसको हम कहते हैं मोल्डिंग सैंड। मोल्ड तो आपको पता होगा, मैं बता चुका हूं। जो पैटर्न की वजह से जो कैविटी प्रोड्यूस होती है उसको मोल्ड कहते हैं। यानी मोल्ड बनाने के लिए जो सैंड यूज होती है उसको मोल्डिंग सैंड कहते हैं। ओके, तो मोल्डिंग सैंड का क्या कंपोजिशन होता है? मोल्डिंग सैंड के कंपोजिशन जानना जरूरी है। मोल्डिंग सैंड का कंपोजिशन में सिलिका होता है 70 to 85% and clay 10 to 20% and water 2 to 8% and additives 1 to 6%। ओके, जो सिलिका होता है, इसमें जो मोल्डिंग सैंड में सिलिका का जो रोल होता है वो स्ट्रेंथ के लिए होता है। यानी ये सिलिका जो इसमें ऐड किया जाता है मोल्डिंग सैंड में, वो इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए ऐड किया जाता है। ओके, और जो क्ले और H2O जो इसमें ऐड किए जाते हैं वो एज अ बाइंडर ऐड किए जाते हैं, जिससे उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो जाती है। सिलिका का खाली ड्राई स्टेट में है, यानी अगर उसमें क्ले और H2O नहीं, वाटर नहीं है, तो उसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टीज नहीं होती, तो मोल्ड फॉर्म नहीं हो सकता। तो उस सिलिका को बाइंड करने के लिए हम क्ले और वाटर का यूज करते हैं। जैसे आप खाना बनाते समय आटे में पानी डालते हैं उसे बाइंड करने के लिए, इसी तरीके से सिलिका को बाइंड करने के लिए क्ले और वाटर का यूज किया जाता है। और अदर प्रॉपर्टीज को जैसे हार्डनेस, परमेबिलिटी और कोलैप्सिबिलिटी, इनको इंक्रीज करने के लिए कुछ एडिटिव्स डाले जाते हैं। उनकी परसेंटेज 1 to 6% होती है। ओके फ्रेंड, अब मैं आपको एक मोल्डिंग सैंड का व्यू दिखाता हूं। मोल्डिंग सैंड की अपीयरेंस कैसी होती है। ओके, ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके का होता है मोल्डिंग सैंड। ओके, तो फ्रेंड अभी तक देखा हमने मोल्डिंग सैंड कैसा होता है। अब समझते हैं मोल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टीज के बारे में। पहला प्रॉपर्टीज है रिफ्रैक्टरीनेस। So ability of a molding sand to withstand high temperature of liquid metal without fusion। इसका मतलब है फ्रेंड, जब आप मोल्डिंग खांचे में यानी कैविटी में जब आप गरम गरम मोल्टन मेटल डालते हो तो उससे क्या होता है, चांसेस होते हैं कि सैंड जो है वो सॉफ्ट हो जाए, फ्यूज हो जाए। तो यानी ऐसा नहीं होना चाहिए। मोल्डिंग सैंड हमारा जो कि हाई टेम्परेचर की वजह से फ्यूज हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो मोल्ड कैविटी जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी और जो हमारी जो चाहत थी पैटर्न की वो पूरी नहीं हो पाएगी। ओके, जैसे कि ये हमारे 2 मोल्डिंग बॉक्सेस होते हैं। ऊपर वाले पोर्शन को कोप कहते हैं, अब तक तो आप रट गया होगा। ऊपर वाले पोर्शन को कोप कहते हैं, नीचे वाले पोर्शन को ड्रैग कहते हैं। ये ड्रैग होता है नीचे वाला पोर्शन, ओके, ऊपर वाला पोर्शन होता है कोप। तो फ्रेंड, जब और यहां पर मान लीजिए हमने पैटर्न रखा। अब पैटर्न के रिमूव करने के बाद यहां पर कोई कैविटी बन जाएगी। ओके, जब ये कैविटी बन जाएगी और ये कैविटी किससे सराउंड है, यहां पर मोल्डिंग सैंड फिल है। यहां पर क्या है, मोल्डिंग सैंड फिल है। ओके, यहां पर मोल्डिंग सैंड फिल्ड है। तो क्या होगा, जब आप यहां पर गरम गरम मोल्टन मेटल को पोर करोगे कास्टिंग करने के लिए, तो ये साइड वॉल्स हैं इसकी, ओके, मोल्ड की, तो हो सकता है जो मोल्ड की साइड वॉल्स हैं हाई टेम्परेचर की वजह से सॉफ्ट हो जाएं, फ्यूज हो जाएं। फ्रेंड, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ये वॉल्स हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाएंगी। यानी पैटर्न जो आपके पैटर्न की वजह से मोल्ड बनाया है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा और जो कास्टिंग बनेगी वो आपकी रिक्वायर्ड कास्टिंग नहीं बनेगी। तो यानी इससे हमारे ये समझ में आया, जो पोरिंग टेम्परेचर है ऑफ मोल्टन मेटल, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते ना। पोरिंग टेम्परेचर ऑफ मोल्टन मेटल को तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो चेंज करना हमारे हाथ में क्या है, हम ऐसी सैंड चूज करेंगे जिसकी रिफ्रैक्टिवनेस वैल्यू ज्यादा होगी। रिफ्रैक्टिवनेस वैल्यू का मतलब ऐसी सैंड चूज करेंगे जिसका टेम्परेचर
पोरिंग टेम्परेचर ऑफ मोल्टन मेटल से ज्यादा होगा। ओके, टेम्परेचर ऐसी सैंड चूज करेंगे जिसका टेम्परेचर ऑफ पोरिंग टेम्परेचर ऑफ मोल्टन मेटल से ज्यादा होगा। ओके, तो उससे क्या होगा, हमारी जो सैंड है वो फ्यूज नहीं होगी, सॉफ्ट नहीं होगी। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। जो सिलिकन सैंड होती है, सिलिका सैंड होती है, वो उसकी जो लिमिट है टेम्परेचर को एक्सेप्ट करने की, यानी टेम्परेचर को झेलने की जो उसकी लिमिट है वो 1710 डिग्री सेल्सियस तक है। लेकिन जो जर्कॉन सैंड होती है उसकी लिमिट होती है 2700 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम सैंड को चूज करते हैं। अगर हमें कास्टिंग ऐसी करनी है जिसमें पोरिंग टेम्परेचर मोल्टन मेटल का 710 डिग्री सेल्सियस से कम है तो हम सिलिका को यूज करेंगे, और अगर इससे ज्यादा है तो जिरकॉन को यूज करेंगे। तो क्वेश्चन अराइज होता है दोनों केसेस में जिरकॉन को ही यूज कर सकते हैं हम, क्योंकि 1700 से कम है तो भी ये अपने लिए वैलिड है, 1700 से ज्यादा है तब भी अपने लिए यही वैलिड है। लेकिन रीजन ये है, जर्कॉन जो सैंड होती है बहुत कॉस्टली होती है एज कंपेयर टू सिलिका सैंड। ओके फ्रेंड, तो ये थी हमारी रिफ्रैक्टरीनेस प्रॉपर्टी। अब समझते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, परमिएबिलिटी। सो फ्रेंड्स, सेकंड प्रॉपर्टी इज परमिएबिलिटी। एबिलिटी ऑफ अ मोल्डिंग सैंड टू अलाउ टू गैसेस टू एस्केप, यानी गैसेस को अलाउ कर सके, ऐसी सैंड जो गैसेस को एस्केप करने के लिए अलाउ कर सके इजीली, उसी को कहते हैं सैंड में परमिएबिलिटी है। यानी अगर गैसेस में परमिएबिलिटी होगी तो इससे अपन को फायदा क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए, जैसे कि आपने ये मोल्ड बनाया, ओके, यहां पर मोल्डिंग सैंड्स है। ओके, तो क्या होगा, जब आप मोल्टन मेटल पोर करोगे तो जो गैसेस हैं अगर नहीं निकल पाएंगी मोल्डिंग सैंड से, अगर गैसेस नहीं निकल पाएंगी तो गैसेस यहीं पर इकट्ठी हो जाएंगी। तो उससे क्या डिफेक्ट होगा, उससे डिफेक्ट आएंगे कास्टिंग डिफेक्ट, जैसे पोरोसिटी, यानी आपका जैसे आपको पैटर्न चाहिए था, मतलब कास्टिंग चाहिए थी आपको सॉलिड, तो कहीं कहीं गैसेस इंक्लूजन्स की वजह से वहां पे पोरोसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी गैसेस कास्टिंग्स में। तो उससे क्या होगा, आपकी कास्टिंग खराब हो जाएगी। तो मोल्डिंग सैंड की परमेबिलिटी जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा होता है। ओके, लेकिन परमेबिलिटी को मेजर किससे करें, तो परमिएबिलिटी को मेजर करने के लिए यूज होता है परमिएबिलिटी नंबर। ओके, सो फ्रेंड, परमिएबिलिटी निकालने के लिए हमको यूज करना पड़ता है परमिएबिलिटी नंबर, जिसका फॉर्मूला होता है वह पाथ। ये याद करने का तरीका है, वह पाथ वेयर वी होता है वॉल्यूम ऑफ एयर पासिंग थ्रू द स्पेसिमेन। स्पेसिमेन जो होता है वो अमेरिकन फाउंड्री सोसाइटी द्वारा प्रोवाइड किया होता है, जिसमें हाइट और डायमीटर दोनों इक्वल होती हैं। H होता है हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन, P होता है प्रेशर डिफरेंस ऑफ एयर पासिंग थ्रू द स्पेसिमेन, A होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्पेसिमेन, T होता है टाइम टेकन बाय द गैसेस टू एस्केप। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पर जो याद करने वाली बात है, ये तो सबको याद रहता है फॉर्मूला, जो याद करने वाली बात है वो है इसकी यूनिट्स, यानी आपको VHPA, ये चारों चीजें आपको CGS यूनिट में यूज करनी है, और टी को आपको मिनट में, टाइम को आपको मिनट में यूज करना है। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है क्वेश्चन सॉल्व करते समय। ओके, तो फ्रेंड, लेकिन जो स्टैंडर्ड स्पेसिमेन में जो वॉल्यूम यूज होता है अमेरिकन फाउंड्री सोसाइटी द्वारा जो प्रोवाइड किया गया है वो होता है 1000 cc, यानी 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, जो हाइट होती है वो होती है 2 इंच। 2 इंच को अगर आप सेंटीमीटर, हमको यहाँ पर सेंटीमीटर में यूज करना है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 इंटू 2.54 का यूज करेंगे, यानी 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, तो निकल कर आएगा 5.08 सेंटीमीटर। ओके, P होता है प्रेशर डिफरेंस, जो आपको ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में यूज करना है, और एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है पाई4 डी स्क्वायर। ओके, जब आप ये सारी वैल्यूज को यूज कर लोगे, जब आप सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे, तो डायरेक्टली अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड स्पेसिमेन दे रखा है, अगर स्टैंडर्ड स्पेसिमेन दे रखा है तो आप शॉर्टकट से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो। तो जो आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो निकल कर आएगा इसका, अगर स्टैंडर्ड स्पेसिमेन दे रखा है तो परमिबिलिटी का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकल कर आएगा वो आएगा 501.275 अपॉन
पीटी, यानी क्वेश्चन में आपको प्रेशर और टाइम प्रोवाइड करेगा। टाइम रखना है आपको मिनट में, प्रेशर रखना है आपको ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये दो वैल्यूज आपको पेपर में प्रोवाइड, क्वेश्चन पेपर में प्रोवाइड करेगा। आप यहां से डायरेक्टली परमेबिलिटी नंबर निकाल सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड जो लिमिट होती है परमेबिलिटी नंबर की, मतलब आपकी जो सैंड किस लिमिट में होनी चाहिए परमेबिलिटी नंबर के लिए जिससे कि आपकी सैंड फायदेमंद हो, तो परमेबिलिटी नंबर जो एक्सेप्टेबल है वो है 60 to 120। यानी अगर आपका परमेबिलिटी नंबर 60 to 120 के बीच में लाई करता है, यानी आपकी मोल्डिंग सैंड की परमेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड यहाँ पर जो आपको ये इंस्ट्रूमेंट दिखाया जा रहा है, यहाँ पर जो ये इंस्ट्रूमेंट दिखाया जा रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट आपने फाउंड्री शॉप में यूज किया होगा। ये इस इंस्ट्रूमेंट से सारी वैल्यूज ली जाती हैं और फॉर्मूले की मदद से उसकी परमेबिलिटी निकाली जाती है। ओके, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं परमेबिलिटी निकालने के लिए दो तरीके के होते हैं, एक कांस्टेंट हेड, एक वेरिएबल हेड। लेकिन जो आप फाउंड्री शॉप में यूज करते हो वो होता है कांस्टेंट हेड परमियोमीटर। फ्रेंड अब देखते हैं अफेक्ट ऑफ मॉइस्चर ऑन परमिएबिलिटी। इसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे परमिएबिलिटी नंबर से रिलेटेड। पहले इसको देखते हैं मॉइस्चर का क्या अफेक्ट होता है परमिएबिलिटी पर। ओके, तो फ्रेंड इससे पहले आपको 3 स्टेजेस को समझना पड़ेगा। यानी हमने जो मोल्डिंग सैंड में यूज किया है वो सिलिका यूज किया है। ओके, सिलिका यूज किया है, सिलिका के पार्टिकल्स। सिलिका के पार्टिकल्स का जो साइज होता है, सिलिका के पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू क्ले पार्टिकल्स। ठीक है, तो पहले स्टेज में क्या होता है, जो क्ले के पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर सेटल्ड हो जाते हैं। ओके, ये ड्राई स्टेट में होता है। ये ड्राई स्टेट में इनिशियली यहाँ पर ड्राई स्टेट है तो परमेबिलिटी कम है। ओके, क्योंकि यहाँ पर पोरोसिटी अगर यहाँ पर सेटल हो जाएंगे तो पोरोसिटी कम हो जाएगी, पोरोसिटी कम हो जाएगी तो परमेबिलिटी नंबर कम हो जाएगा, परमेबिलिटी कम हो जाएगी। सेकंड स्टेज में चलते हैं जब आप इसमें मॉइस्चर को ऐड करेंगे। ओके, तो मॉइस्चर को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, जो सिलिका के पार्टिकल्स हैं और जो क्ले के पार्टिकल्स सिलिका के पार्टिकल्स के अराउंड चिपक जाएंगे। ओके, जैसे कि मैं सारे बना देता हूं। ओके, जब ये सिलिका के क्ले पार्टिकल्स सिलिका के अराउंड इस तरीके से चिपक जाएंगे तो जो पोरोसिटी है, जो गैप है वो कम हो जाएगा। और जब ये गैप कम हो जाएगा तो गैसेस आसानी से स्केप कर सकेंगी। जब गैसेस आसानी से स्केप कर सकेंगी तो पोरोसिटी परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी। ओके, लेकिन ये जो परमिएबिलिटी है ये केवल जब तक ऐड होगी जब इसमें आप 8% तक वाटर ऐड करेंगे। यानी क्ले जो है 8% तक वाटर एब्जॉर्ब करेगी, 8% तक वाटर एब्जॉर्ब करेगी। अगर 8% से ज्यादा आप वाटर ऐड करोगे तो ये यहाँ पर सिलिका पार्टिकल से नहीं चिपकेगी, छूट जाएगी और फिर दोबारा से इसी कंडीशन में यहाँ पर आ जाएगी। ओके, थर्ड स्टेज में क्या होगा, जो सिलिका के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो क्ले इकट्ठी हो जाएगी प्लस वाटर इकट्ठा हो जाएगा तो क्या है, गैप पूरी तरीके से फिल हो जाएगा। जब गैप पूरी तरीके से फिल हो जाएगा तो 8% के बाद आपकी परमिएबिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। यानी वाटर को इनिशियली तो परमिएबिलिटी कम है, जब आप वाटर को ऐड करेंगे तो परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी। यानी ये था अफेक्ट ऑफ मॉइस्चर ऑन परमिएबिलिटी। अब करते हैं इससे परमिएबिलिटी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल। ओके, देखिए अब करते हैं परमिएबिलिटी का न्यूमेरिकल। The permeability of a molding sand was determined using a standard AFS sample। यानी इसमें यूज किया AFS sample वर्ड, तो यानी इससे हमको पता चला हम अपनी जो ट्रिक है वो यूज कर सकते हैं। By passing 2000 centimeter cube of air at a gauge pressure of 10 gram per centimeter square, if the time taken by the air to escape was 1 minute, the permeability number is। ओके फ्रेंड, तो देखिए आप जब कन्वेंशनल तरीके से करोगे, देखिए VHPAT V 2000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, CGS में ओके, हाइट स्टैंडर्ड स्पेसिमेन कह दिया तो आप 5.08 को यूज करोगे। ओके, प्रेशर 10 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट, डायमेंशंस भी करेक्ट हैं। एरिया π/4d स्क्वायर। ओके, टाइम मिनट में रखना है 1 मिनट। ओके, तो जब आप इसको कैलकुलेटर से आप जब सॉल्व करोगे कन्वेंशनल तरीके से
तब निकल कर आएगा 50.12। अब मैं अपनी ट्रिक यूज करता हूं, ठीक है। देखिए मैंने ट्रिक क्या बताई थी, अगर स्टैंडर्ड सैंपल दे रखा हो तो 501.275 डिवाइड बाई पीटी। तो देखिए 501.275, प्रेशर कितना दे रखा है इसमें 10, टाइम कितना है 1 मिनट। अब आपको देखो मुंह से ही सॉल्व हो जाएगा, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, 50.1 डायरेक्ट इसका आंसर लगा सकते हो। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट डी। यानी आपको देखो ट्रिक के थ्रू कितना टाइम लगा, मुंह से ही हो जाएगा, पेन भी उठाना नहीं है, 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको इसको सॉल्व करने में। तो फ्रेंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्लोएबिलिटी। तो फ्लोएबिलिटी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ अ मोल्डिंग सैंड टू फ्लो इन ऑल द कॉर्नर्स ऑफ अ मोल्डिंग बॉक्स ड्यू टू रैमिंग फोर्स। जब आप रैमिंग फोर्स हैमर की वजह से जब मोल्डिंग बॉक्सेस पे अप्लाई करते हो सैंड को, फ्लोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, अगर सैंड हर एक कॉर्नर में मोल्डिंग बॉक्सेस के फ्लो कर जाती है तो उसे कहते हैं फ्लोएबिलिटी। जितनी आसानी से फ्लो कर जाए उतना ही बढ़िया फ्लोएबिलिटी होता है। ओके, अगर फ्लोएबिलिटी ज्यादा बढ़िया होगी, मतलब बढ़िया होगी, तो आपकी मोल्डिंग सैंड बढ़िया होगी। अगर फ्लोएबिलिटी कम होगी तो कॉर्नर्स में नहीं जा पाएगी और उससे आपके डिफेक्ट्स आ जाएंगे, मोल्डिंग डिफेक्ट आ जाएंगे। ओके, तो क्या है, लेकिन ये तो था फ्लोएबिलिटी के बारे में। लेकिन मॉइस्चर कैसे अफेक्ट करता है फ्लोएबिलिटी को, जैसे आपने सीखा परमेबिलिटी को मॉइस्चर का क्या इंपैक्ट है, अब सीखेंगे मॉइस्चर का फ्लोएबिलिटी पे क्या इंपैक्ट है। ओके, तो फ्रेंड इनिशियल कंडीशन में क्या होता है, जो क्ले है, क्ले जो है पाउडर फॉर्म में होती है। इनिशियल कंडीशन में जो क्ले के पार्टिकल्स हैं वो पाउडर फॉर्म में होते हैं, और क्ले का यूज क्या होता है, बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करना। लेकिन जब ये इनिशियली कंडीशन में पाउडर फॉर्म में होते हैं तो ये बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज एक्टिवेट नहीं हो पाती। लेकिन जब आप इसमें मॉइस्चर ऐड करते हो, वाटर ऐड करते हो, तो क्या होता है, बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज की एक्टिव होती हैं। लेकिन एक लिमिट तक, वाटर जब 6% तक ऐड करोगे तभी इसकी बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज एक्टिवेट होती हैं, उसके बाद डिक्रीज हो जाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, आपने कभी आटा मारता हुआ किसी को, अपनी मदर को देखा हो, आप उसमें पानी डालते हो, एक लिमिट तक डालते हो तो बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो जाती है। इनिशियली तो जो आटा है आपका वो फ्लो करता है, लेकिन जब उसमें पानी डाल देते हो एज अ बाइंडिंग एलिमेंट तो वो बाइंड हो जाता है, लेकिन एक लिमिट में ही पानी डालते हो। लेकिन जब ज्यादा लिमिट में पानी डाल देते हो, जैसे 1 किलो का आपका आटा है, 10 किलो पानी डाल दो, तो फ्लोबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। समझ रहे हो ना। तो इसी तरीके से जब आप 6% तक वाटर ऐड करोगे तो फ्लोबिलिटी इंक्रीज होगी, लेकिन डिक्रीज होगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा, फ्लोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो कंक्लूजन अभी तक क्या निकला अपना, यानी 8% तक, यानी अपन 8% तक वाटर ऐड करेंगे तो परमिएबिलिटी इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होती है, और 6% तक फ्लोएबिलिटी डिक्रीज होती है, फिर इंक्रीज होती है। तो लेकिन जो हमारा बेटर जोन क्या हुआ, यानी हमको फ्लोएबिलिटी भी ज्यादा चाहिए और परमिएबिलिटी ज्यादा चाहिए। वो दोनों जब ही मिलेंगी जब आपका मॉइस्चर कंटेंट 6 to 8% के बीच में होगा, यानी वाटर का परसेंट 6 to 8% के बीच में होगा। ओके, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सैंड इज हार्डनेस। तो फ्रेंड हार्डनेस क्या होता है इसको पहले समझना पड़ेगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इसका आपको ढंग से समझ में आएगा जब मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लेक्चर्स चालू करूंगा। ओके, तो फ्रेंड हार्डनेस एक सरफेस प्रॉपर्टी होती है। हार्डनेस एक सरफेस प्रॉपर्टी होती है। जैसे आपको कोई मैंने ऑब्जेक्ट दे दिया, अब मैं आपसे कहता हूं ये हार्डनेस, इसमें हार्डनेस है कि नहीं, ये ऑब्जेक्ट हार्ड है कि नहीं, आप कैसे पता करोगे? आपको क्या करना है, केवल आपको इसको स्क्रैच करना है, स्क्रैच करके देखना है। आपको केवल इसको स्क्रैच करके देखना है। ओके, अगर ये स्क्रैच को रोकता है, रजिस्ट करता है, तो ये हार्ड है, अगर नहीं करता तो ये हार्ड नहीं है। यानी हार्डनेस एक सरफेस प्रॉपर्टी होती है जो कि रजिस्ट करती है स्क्रैच को। लेकिन इसका यूज यहां पर कैसे होता है? इसका यूज यहां पर इस तरीके से होता है, जैसे कि आपने मोल्ड कैविटी बनाई, मान लीजिए किसी भी तरीके की मोल्ड कैविटी है, इस तरीके की मोल्ड कैविटी है, आसपास यहां पर सैंड भरी हुई है। ओके, मान लीजिए इस तरीके की मोल्ड कैविटी है, मोल्ड कैविटी, और इसके आसपास यहाँ सैंड भरी हुई है, सैंड फिल है। तो क्या होगा, अगर इसकी मोल्ड, जब आप, ये मोल्ड अभी कैविटी है, जब इसकी सरफेस की हार्डनेस ज्यादा नहीं होगी तो क्या होगा, जब आप इसमें मोल्टन मेटल पोर करोगे तो ये इरोड होना चालू कर जाएगी, यानी इसके स्क्रैच को ये रजिस्ट नहीं कर पाएगी, तो ये इरोड होना चालू कर जाएगी। इरोड होगी तो इसकी सरफेस जो प्रॉपर्टी, सरफेस रफनेस बहुत खराब आएगी, आपकी कास्टिंग जो आपको चाहिए थी, आपकी चाहत पूरी नहीं हो पाएगी। समझ रहे हो ना। तो इसको मेजर किस तरीके से किया जाता है?
इसको मेजर करने के लिए होता है, जैसे परमेबिलिटी को मेजर करने के लिए परमेबिलिटी नंबर का यूज करते थे, इसी तरीके से हार्डनेस को मेजर करने के लिए अपन यूज करते हैं मोल्ड हार्डनेस नंबर, मोल्ड हार्डनेस नंबर। ओके, मोल्ड हार्डनेस नंबर। इसमें कुछ नहीं होता, एक इंस्ट्रूमेंट होता है फाउंड्री शॉप में, आप जिस सरफेस की हार्डनेस चाहिए उसके ऊपर पुट कर देते हो और ऑटोमेटिकली उसमें रीडिंग शो होने लगती है, तो उसे कहते हैं मोल्ड हार्डनेस नंबर। जो स्केल होता है इसमें वो 0 से लेके 100 तक होता है। मोल्ड हार्डनेस नंबर का जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूज करते हैं उसका स्केल होता है 0 से 100 तक, लेकिन जो एवरेज जो होता है एवरेज होता है 60 to 82, जो जिससे हमें पता चलता है कि प्रॉपर्टीज के बारे में मोल्डिंग सैंड की जो उस पता चलता है 60 और 80 से। अगर 80 से ज्यादा है, मोल्ड हार्डनेस नंबर की वैल्यू अगर 80 से ज्यादा है तो हार्डनेस ज्यादा है और इससे परमेबिलिटी कम है। लेकिन अगर 60 से कम है, अगर जो रीडिंग है वो 60 से कम है तो शो करता है हार्डनेस की वैल्यू मोल्ड की कम है, तो उससे क्या होगा, डायमेंशनल चेंजेस आएंगे। कैसे? क्योंकि हार्डनेस कम होगी तो वो उसके जो मोल्टन मेटल का जो फोर्स है उसको सह नहीं पाएगा, एक्सपेंशन होगा कैविटी का एक्सपेंशन होगा तो डायमेंशनल चेंजेस होंगे तो जो आपको रिक्वायर्ड कास्टिंग है वो नहीं मिल पाएगी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ। टू रिटेन शेप एंड साइज ऑफ कैविटी टू विदस्टैंड फोर्स अप्लाई बाय लिक्विड मेटल और मोल्ड सरफेस, मोल्ड मस्ट हैविंग सफिशिएंट स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। यानी देखो इंटरव्यू में बहुत तगड़ा क्वेश्चन आता है इससे, स्ट्रेंथ और हार्डनेस में क्या डिफरेंस होता है। ओके, अगर हार्डनेस किसी सरफेस, हार्डनेस इज अ सरफेस प्रॉपर्टी, ओके, स्ट्रेंथ इज अ वॉल्यूमेट्रिक प्रॉपर्टी। अगर हार्डनेस पूरे वॉल्यूम में एग्जिस्ट करती है तो उसी को कहते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पूरे वॉल्यूम में हार्डनेस एग्जिस्ट करती है तो उसी को कहते हैं स्ट्रेंथ। ओके, आज के बाद मत भूलना कभी स्ट्रेंथ और हार्डनेस में डिफरेंस। यानी जो मोल्टन मेटल का जो फोर्स है उसको पूरे फोर्स को चारों तरफ जो फोर्स लगता है कैविटी में सैंड पर जो चारों तरफ फोर्स लगता है, जैसे मान लीजिए ये कैविटी है, मोल्ट कैविटी है, जब आप इसमें मोल्टन मेटल को पोर करोगे लेडल के थ्रू, ओके, हॉट मोल्टन मेटल को, तो ये यहाँ पर आसपास इसके सैंड है, तो इसमें क्या ये प्रेशर एग्जर्ट करेगा तो चांसेस हैं इसके एक्सपेंशन शेप एंड साइज चेंज हो जाए। तो अगर इसकी स्ट्रेंथ कम है, स्ट्रेंथ वीक है, तो ये एक्सपेंशन हो जाएगा और डायमेंशनल चेंजेस आ जाएंगे। तो यानी मोल्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए जिससे कि ये फोर्स को सह सके और आपकी डायमेंशनल भी ना बिगड़े। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अधेसिव एंड कोहेसिव। अधेसिव एंड कोहेसिव दोनों को एक ही साथ बता देता हूं जिससे कि आपको इसमें डिफरेंस भी पता चल जाएगा। ओके, तो फ्रेंड अधेसिवनेस जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू डिफरेंट मटेरियल्स। ये डिफरेंट आएगा, सिमिलर गलत लिखा है, टू डिफरेंट मटेरियल्स। ओके, अधेसिवनेस इज फॉर टू डिफरेंट मटेरियल, यानी जो दो डिफरेंट मटेरियल्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन वाली प्रॉपर्टी है वो होती है अधेसिवनेस। एग्जाम्पल के तौर पे मोल्डिंग सैंड एंड मोल्डिंग फ्लास्क। मोल्डिंग सैंड एंड मोल्डिंग फ्लास्क, जो मोल्डिंग फ्लास्क होते हैं कॉप एंड ड्रैग, उसमें जो मोल्डिंग सैंड होती है उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो अधेसिवनेस प्रॉपर्टी की वजह से होता है। ओके, द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू सिमिलर मटेरियल, दो सिमिलर मटेरियल यानी दो जो मोल्डिंग सैंड के ही खुद के ग्रेन है, दो सैंड ग्रेन जो खुद के ही सैंड ग्रेन है उनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो होगा कोहेसिवनेस। ओके, वो प्रॉपर्टी होती है कोहेसिवनेस प्रॉपर्टी। ओके, तो अब ये प्रॉपर्टीज, तो हम सारी प्रॉपर्टीज खत्म कर चुके हैं, ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज खत्म हो चुकी हैं। तो अभी तक हमने बात कर लिया क्ले के बारे में, वाटर के बारे में और सिलिका के बारे में। अब बात करते हैं एडिटिव्स के बारे में। ओके, तो फ्रेंड एडिटिव्स में पहला है वुड फ्लोर एंड सो डस्ट। ओके, ये वुड फ्लोर एंड सो डस्ट जो यूज होता है ये कोलैप्सिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है। तो कोलैप्सिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है कोलैप्सिबिलिटी एंड परमिएबिलिटी। कोलैप्सिबिलिटी एंड परमिएबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए वुड फ्लोर और सो डस्ट का यूज किया जाता है। तो इससे पहले आप समझ लेते हैं एक और प्रॉपर्टी कोलैप्सिबिलिटी। Ability of molding sand due to which mold surface will not provide any resistance due to solid contraction of casting। फ्रेंड, जब सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा
ये सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, मोल्ड कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, तो अगर ये मोल्डिंग सैंड उसमें रेजिस्टेंट ऑफर करेगी, अगर रेजिस्टेंस ऑफर करेगी तो उसकी वजह से उसमें क्रैक्स आ सकते हैं। ओके, जब रेजिस्टेंस ऑफर करेगी तो उसमें क्रैक आ सकते हैं। उस क्रैक्स को इंप्रूव करने के लिए जो मोल्ड है, उसकी मोल्डिंग सैंड है, उसकी कोलैप्सिबिलिटी बढ़िया होनी चाहिए, यानी हाई कोलैप्सिबिलिटी होनी चाहिए, जिससे कि मोल्ड में क्रैक ना आए। ओके, तो इस क्रैक्स को ना आए, कोलैप्सिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए अपन यूज करते हैं वुड फ्लोर एंड सोडस्ट। ओके, ये भी एक प्रॉपर्टी थी मोल्डिंग सैंड की जो लेफ्ट छूट गई थी। तो इसकी जो कोलैप्सिबिलिटी है उसको इंप्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं वुड फ्लोर एंड सोडस्ट, यानी सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन को रेजिस्टेंस होगा, उससे क्रैक्स आएंगे, उस क्रैक्स को ना आए उसको बचाने के लिए हम उसकी कोलैप्सिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, जिससे के लिए हम यूज करते हैं वुड फ्लोर एंड सोडस्ट। ओके, नेक्स्ट एडिटिव है स्टार्च एंड डेक्सट्रिन। स्टार्च एंड डेक्सट्रिन ये यूज होता है एज अ बाइंडर, ये यूज होता है एज अ बाइंडर, organic binder, used as an organic binder in the molding sand. Okay, iron oxide and aluminum oxide, it is used to improve hot strength. These are used to increase hot strength of molding sand. Coal dust, sea coal, silica 4, these are used to improve surface finish of the molding sand. ओके, सरफेस फिनिश ऑफ द मोल्डिंग सैंड। तो फ्रेंड, अभी तक हमने एडिटिव्स के बारे में सीखा। जो बाइंडर्स जो यूज होते हैं, ऑर्गेनिक बाइंडर्स, इससे प्रॉपर्टी जो इंक्रीज होती है वो है स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। तो फ्रेंड, आई होप आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा, और हम आशा करते हैं ऐसे ही आपके लिए लेक्चर बनाते रहेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन बटन फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।